हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर होब्स के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा था कि कैसे उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई, अतः राज्य एक कृत्रिम संस्था है। सामाजिक समझौता क्यों किया लोगों ने? ताकि वे आत्मरक्षा कर सकें, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकें और जो अराजकता की अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था में, उसको ख़त्म किया जा सके। और इसलिए वो राज्य की उत्पत्ति करते हैं और अपने सारे अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो समझौते से बाहर है। वही शासक है और वो निरंकुश है, वो समझौते में शामिल नहीं होता। और सारे व्यक्ति इस कहते हैं कि भाई मैं अपने अधिकार इस व्यक्ति को सौंप रहा हूँ इस शर्त पर कि तुम भी अपने सारे अधिकार उसी व्यक्ति को सौंप दो। केवल एक सिचुएशन में होब्स उनको विद्रोह करने का अधिकार देते हैं, जब शासक उनसे उनकी आत्मरक्षा छीनने का कार्य करे या फिर ऐसा आदेश दे। तो इसके अलावा वो शासक का विद्रोह नहीं कर सकते। उनको शासक की हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो विद्रोह करेंगे, शासक को हटा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वापस वैसी ही अराजकता की अवस्था में वे पहुंच जाएंगे जैसी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। निरंतर संघर्ष की अवस्था, युद्ध की अवस्था, जिसमें कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ से लिप्त है सब, शांति नहीं है, उद्योग धंधों का विकास नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट की चीज़ वहाँ नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में वापस वो पहुँच जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि इस सिचुएशन से बेटर है कि आप जो शासक है उसकी आज्ञाओं का पालन करो। तो ये उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा था। आज हम उनके संप्रभुता संबंधी विचार देखेंगे। होब्स संप्रभु की उपाधि उस व्यक्ति को प्रदान करता है जिसे लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। और होब्स के संप्रभुता सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि होब्स राज्य को अपरिमित और असीमित संप्रभुता प्रदान करता है और इस कारण व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यानी होब्स का संप्रभु कौन है? होब्स का संप्रभु राज्य नहीं है, वह व्यक्ति है जिसको व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार सौंपे हैं, यानी शासक। ठीक है, उन्होंने होब्स ने उनको असीमित संप्रभुता प्रदान की है, यानी उनकी संप्रभुता की कोई सीमाएं नहीं है। जो वे आज्ञा देंगे वही वहाँ के उस राज्य के कानून माने जाएंगे। होब्स के अनुसार संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई संप्रभु को ये ईश्वरीय इच्छा है इसलिए संप्रभु को ऐसा कार्य करना पड़ेगा। ईश्वरीय इच्छा से भी वह ऊपर है, उन पर ईश्वरीय इच्छा का भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ना ही कोई प्राकृतिक कानूनों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ना ही संविधान उनसे ऊपर है। संप्रभु अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करता है और किसी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। होब्स जिस संप्रभुता की बात करता है उसका आधार उसका सामाजिक संविदा सिद्धांत है और यह संप्रभुता सामाजिक संविदा से ही प्राप्त होती है और संविदा के फलस्वरूप अस्तित्व में आया लेवायथन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है। उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है और उसका आदेश ही कानून है। संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद ही सारी विधियों का स्रोत है। यानी मैंने अभी बताया था सामाजिक संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनकी जो थ्योरी है कि सारे व्यक्ति अपने सारे अधिकार सौंप देते हैं उनको और बदले में कुछ भी वो उम्मीद नहीं रखते, उनकी आज्ञा का उनको पालन करना है। और संप्रभु के ऊपर कोई विधियों का, कोई संविधान का, कोई प्राकृतिक कानूनों का या कोई ईश्वरीय इच्छा का प्रतिबंध नहीं है, उसके आदेश ही विधियां हैं। और वो किसके अनुसार कार्य करेगा? उसको कोई सलाह देने वाला नहीं, वो अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करेगा। व्यक्तियों को उसे कुछ भी बताने का अधिकार नहीं दिया है होब्स ने। होब्स का मानना है कि व्यक्तियों के लिए कानून का निर्माण करने की एकमात्र शक्ति संप्रभु के पास है। चूँकि होब्स से पहले बोंदा संप्रभुता को समस्त विध्यात्मक कानूनों का स्रोत की धारणा का प्रतिपादन कर चुका था, लेकिन होब्स ने उसे अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित बना दिया तथा उसके ऊपर से उन सभी सीमाएं हटा दी जो बोंदा ने उसके ऊपर लगा दी थी। यानी होब्स से पहले एक थिंकर थे बोंदा, उन्होंने संप्रभुता के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने संप्रभुता पर कुछ सीमाएं लगाई थी। जैसे कि हम ये कह दें कि शासक संप्रभु है लेकिन उस पर प्राकृतिक विधियों की सीमा है, या फिर उस पर ईश्वरीय इच्छा की सीमा है, या फिर संविधान की कुछ सीमाएं हैं। तो होब्स ने क्या किया, इसको अधिक स्पष्ट किया संप्रभुता की धारणा को और उसके ऊपर से सारी सीमाएं हटा दी। यानी संप्रभु का मतलब ही क्या है
कि वह अपने एरिया में सुप्रीम हो, जो उसका टेरिटरी है, जो उसका एरिया क्षेत्र है, वहाँ पर वो सुप्रीम हो, उसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो, वह सर्वोच्च हो। तो होब्स ने क्या कहा है, अपने शासक को सर्वोच्च माना है और उसके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब उसकी विशेषताएं देख लेते हैं संप्रभुता की। संप्रभु को असीमित अधिकार प्राप्त हैं और वह सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति निरपेक्ष है। संप्रभु कानूनों का निर्माण करता और उसका व्याख्याता भी है। संप्रभु का जन्म संविदा से होता है, अतः उसके ऊपर कोई संवैधानिक बंधन नहीं है। ठीक। अगला, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास जो कुछ था उस पर उसका केवल आधिपत्य था, किंतु उसके ऊपर कोई अधिकार और स्वामित्व न था। संपत्ति का निर्माण का श्रेय राज्य की उत्पत्ति के बाद संप्रभु को है। इस कारण संपत्ति का सृष्टिकर्ता होने के कारण संप्रभु जब चाहे राज्य हित में उसे वापस ले सकता है तथा कर आदि लगाने के लिए जनता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी संप्रभु जब चाहे जितना चाहे जनता पर कर लगा सकता है और राज्य के हित में जनता से उनकी संपत्ति ले सकता है। संप्रभु ही न्याय का स्रोत है और दूसरे देशों से युद्ध अथवा संधि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, तो हमने देखा कि संप्रभु जब चाहे राज्य हित में संपत्ति को वापस ले सकता है। अगला, संप्रभु ही न्याय का स्रोत है तथा दूसरे देशों से युद्ध अथवा संधि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इन सब के लिए उसे किसी की अनुमति या आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी संप्रभु जो कह देगा वही न्याय है। दूसरे देशों से, किन देशों से युद्ध करना है, किन से संधि करनी है, वह यह करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। संप्रभुता के अधिकार हैं वो अपरिवर्तनीय है, अहस्तांतरणीय है और अदेय है। यानी संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अगर वो हस्तांतरित ही कर दी तो संप्रभुता कहाँ रह गई, वो तो बट गई। और अदेय है, किसी को दी नहीं जा सकती, डिवाइड नहीं हो सकती और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता के प्रयोग में किसी को भागीदार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करने से संप्रभुता नष्ट हो जाती है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभु यानी जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अगर वो किसी और को दे रहा है तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कहाँ हुआ, उसके इक्वल कोई और आ गया। या फिर वो अपना अधिकार किसी और को दे रहा है तो फिर भी वो सुप्रीम नहीं रहा, उसने अपना अधिकार यानी अपने से सुप्रीम किसी और को मान लिया। तो ये डिवाइड भी नहीं हो सकती, ये परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, इसमें ये अदेय है। होब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संप्रभु ऐसी निरंकुश शक्तियां नहीं रखता है। होब्स भी कहता है, लेकिन वह निर्धारित करना चाहता है कि संप्रभु या शासक के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। होब्स के संप्रभुता की धारणा में एक गंभीर दोष यह है कि एक ओर तो वह संप्रभुता की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है, दूसरी ओर वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आज्ञा का उल्लंघन या फिर अवज्ञा का अधिकार देता है। क्या कहता है, यदि राजा या शासक उसे अपने आप को मारने, अपने आप को घायल करने, आक्रमण करने वाले का विरोध न करने तथा ऐसी वस्तु का सेवन न करने की आज्ञा दे जिसके बिना वह जीवित ही न रह सके, तो फिर क्या कर सकता है, व्यक्ति उस शासक का विरोध कर सकता है। यदि व्यक्ति के जीवन रक्षा का प्रश्न है अथवा उसके जीवन को खतरा है तो वह संप्रभु की अवज्ञा कर सकता है, क्योंकि संप्रभु का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ तो कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन करना है, जो भी वो कहेंगे वही मानना है। एक तरफ वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों में वो विद्रोह कर सकता है। इस प्रकार होब्स संप्रभुता को पूर्ण, अविभाज्य, असीमित और अदेय मानता है, लेकिन उसके द्वारा निरंकुश संप्रभुता या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन इस कारण करता है क्योंकि वह इसे सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। क्योंकि हमने देखा था कि मैंने बताया था आपको कि हर थिंकर का उसका एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हर थिंकर के थॉट्स पर उसके एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो होब्स के जन्म हुआ था तब ऐसा एनवायरनमेंट था, चारों तरफ युद्ध का वातावरण था, भय का वातावरण था, संघर्ष की अवस्था थी। तो उन्होंने ऐसा ही आदमी को मान लिया था। उन्होंने क्या कहा था व्यक्तियों के बारे में कि वह स्वार्थ ही हैं, उनमें सिर्फ बुराइयां हैं। उन्होंने सिर्फ एक पक्ष देखा मानव जीवन का, उसमें सिर्फ बुराइयां देखी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे शासक की आवश्यकता होगी ही, वरना वो कंट्रोल नहीं होंगे, संघर्ष का वातावरण बना रहेगा। तो एक शासक है जो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, निरंकुश हो, ऐसे शासक की आवश्यकता होब्स ने मानी है। इसीलिए ताकि शांति और व्यक्ति का कल्याण बना रहे। ठीक है।